हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक मुग़ल वंश, यानी अब हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और अब हम कई दिनों तक मुग़ल वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। जो भी मुग़ल वंश के शासक हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक शासक के बारे में। यानी एक दिन में हम एक शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहीरुद्दीन बाबर के बारे में, और मुग़ल वंश की शुरुआत किस प्रकार से हुई सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्रम से हमको पूरे टॉपिक्स को कवर करना है मिडाइवल हिस्ट्री के, और जो रेड वाले टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसमें जो ये है सल्तनत काल की विशेषताएं, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम लास्ट में कवर करेंगे। जब ये हमारा मुग़ल वंश भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लास्ट में सल्तनत काल की विशेषताएं और मुग़ल वंश की क्या विशेषताएं रही, क्या कुछ चीज़ें उसमें जो बचेंगी वो सभी हम उसमें कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल वंश के बारे में और बाबर के बारे में, और फिर इसी प्रकार से जो आगे आने वाले शासक हैं सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुग़ल वंश की। मुग़ल वंश के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए, मुग़ल वंश की शुरुआत हो गई थी 1526 ईस्वी से, जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया भारत में और इब्राहिम लोदी को उसने हराया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और उसके साथ ही मुग़ल वंश की यहाँ पर स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। तो इसीलिए 1526 से जो मुग़ल काल या मुग़ल वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1857 तक है। अगर हम टोटल मुग़ल काल के बारे में देखें, यानी जो मुग़ल वंश का आखिरी शासक हुआ बहादुर शाह जफ़र, जिसको 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता भी बनाया गया था दिल्ली से, तो तभी जो मुग़ल वंश है वो वहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरी तरीके से समाप्त होता है 1857 में। बट जो टाइम पीरियड है मुग़ल वंश का ये माना जाता है 1526 से 1707 ईस्वी तक। यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही मुग़ल वंश का जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो जो मुग़ल वंश है वो अपने चरम पर रहा। यानी मुग़ल वंश की जो सत्ता रही वो मुख्यतः 1707 ईस्वी तक ही रही। पूरे जोर शोर से अगर हम कहें तो मुग़ल वंश का जो शासन रहा वो 1707 ईस्वी तक ही रहा। उसके बाद जो भी औरंगजेब के बाद के जो भी शासक आए, कई सारे शासक हुए मुग़ल काल के औरंगजेब के बाद, लेकिन वो सभी शक्तिहीन रहे। यानी उनका कोई अस्तित्व तो ही नहीं रहा, वो दूसरे की ही छत्रछाया में जीते रहे। इसीलिए फिर मुग़ल वंश का पतन शुरू हो गया और पूरी तरीके से जो मुग़ल वंश है वो 1857 में समाप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति हो जाती है औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासक रहे उनकी, कि अंग्रेज़ बाद में जो आखिरी इस शासक हुआ मुग़ल वंश का, उसको वो विदेशी भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, पेंशन पर भेज देते हैं। ये स्थिति इनकी हो जाती है। तो इसीलिए टाइम पीरियड मुग़ल वंश का माना जाता है 1526 से 1707 ईस्वी तक ही। इसमें शक्तिशाली शासक जो रहे उनका यहाँ पर शासन रहा, जिनके नाम आप सामने देख सकते हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यही मुख्य शासक हैं मुग़ल वंश के, जिनके समय में मुग़ल वंश ने काफ़ी उन्नति की, काफ़ी प्रगति की मुग़ल वंश ने। और उसके बाद जो शासक आए, अन्य शासक, उनमें आप चाहे शाह आलम द्वितीय हों या अन्य जो शासक हों, ये सभी वहाँ पर इनकी हार ही होती रही, ये सत्ता विहीन रहे और दूसरे के साथ ही ये जो अपना जीवन यापन करते रहे। तो इसीलिए दोनों टाइम पीरियड आपको याद रखना है, क्योंकि जो मुख्यतः टाइम पीरियड है वो 1526 से 1857 ईस्वी तक है। और इसी प्रकार से जैसे ही मुग़ल वंश का पतन होता है, मिडाइवल हिस्ट्री भी वहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड है मुग़ल वंश का, और मुग़ल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। और ये क्रम आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि इस क्रम से भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं। बाबर के बाद हुमायूं का शासन आता है, जो बाबर का पुत्र था। फिर हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और यहाँ पर जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये इस प्रकार का क्रम है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इनके बीच में ही कुछ दिन शासन आता है यहाँ पर शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का शासक आता है। कई लोग यानी कई स्टूडेंट इसे भी मुग़ल वंश में ही इंक्लूड कर लेते हैं। उनको लगता है कि शेर शाह भी इसी मुग़ल वंश का शासक है, बट ऐसा नहीं है। शेर शाह सूरी बीच में आया था, ये सूर वंश का शासक हुआ करता था। और हुमायूं से युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था शेर शाह सूरी से, और हुमायूं यहाँ पर विदेश चला गया था। और शेर शाह सूरी ने कई सालों तक यहाँ पर शासन किया। मुग़ल वंश के दौरान बीच में ही कुछ दिन टाइम पीरियड रहा सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी का, और हुमायूं फिर वापस आता है और फिर शेर शाह सूरी की तब तक मृत्यु हो जाती है और इसके पुत्र को हराकर पुनः यहाँ पर मुग़ल वंश स्टार्ट होता है। तो ये बीच में कुछ दिन इसका भी शासन रहा शेर शाह सूरी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट ये मुग़ल वंश से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये सारे शासक हुए
और एक एक शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अगर बाबर है तो बाबर के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम एक दिन में एक ही शासक को कवर करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हुआ मुग़ल वंश का, और अब हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में, और पूरी जो बातें हैं वो हम बाबर के बारे में ही आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे युद्ध इसने किए और मुग़ल वंश का संस्थापक भी बाबर को ही माना जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है, क्योंकि बचपन का नाम इसका हुआ करता था जहीरुद्दीन, और बाद में इसने अपने नाम में बाबर भी लगाया। बाबर का मतलब होता है शेर, तो इसलिए इसने अपने स्वयं को एक योद्धा मानता था, इसीलिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम यहाँ पर होता है। और ये मुग़ल वंश का संस्थापक था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना में इसका जन्म हुआ था। और उसके बाद इसकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? निगार खां। निगार खां जिसकी माता थी, ये क्या थी? ये थी मंगोल, यानी ये मंगोल जात से बिलोंग करती थी, निगार खां जिसकी माता थी। और इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा जो कि फरगना के बादशाह हुआ करते थे, यानी फरगना के जो प्रमुख नेता थे वो उमर शेख मिर्ज़ा ही थे। और ये क्या थे? ये थे तैमूर। तो देखिए, पिता थे तैमूर और माता थी मंगोल। और मंगोलों की तरफ से बाबर 14वां शासक था, और तैमूर की तरफ से जो बाबर था वो 5वां शासक था। तो देखिए, इसकी माता अलग जात से बिलोंग करती थी, यानी कि मंगोल से, और पिता तैमूर से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जो जहीरुद्दीन बाबर के अगर हम पुत्रों की बात करें तो इसके 4 पुत्र थे, बट सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रिय पुत्र था वो था हुमायूं। और बाबर के बाद हुमायूं ही इस मुग़ल वंश का शासक बनता है। तो आपको याद रखना है, इसके 4 पुत्र थे और 4 में हुमायूं इसका सबसे प्रिय पुत्र था, और बाबर के बाद हुमायूं का ही शासन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने गाजी की उपाधि धारण की, और उसके साथ ही साथ इसने कलंदर की उपाधि भी इसे दी गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा। तो गाजी की उपाधि, कलंदर की उपाधि, ये सभी रिलेटेड है किससे? बाबर से ही ये सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। और फिर इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में। और देखिए, इसे सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, और फिर क्योंकि इसकी इच्छा थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए, तो ये एक ऐसा शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया। देखिए, सबसे पहले इसको आगरा में दफनाया गया, तो वहाँ पर भी इसका मकबरा बना हुआ है, और फिर इसको सेकंड टाइम काबुल ले जाया गया, और काबुल में भी इसका मकबरा बना हुआ है, तो वहाँ पर भी इसको दफनाया गया बाबर को। तो इसको 2 जगह यहाँ पर दफनाया गया, पहले आगरा में और फिर काबुल में। तो ये थोड़ा सा जीवन परिचय था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। अब हम देख लेते हैं इसके द्वारा किए गए साहित्यिक, यानी इसका जीवन क्या रहा, क्योंकि ये काफ़ी यानी राइटिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है, यानी लिखने का शौकीन था, यानी कई सारी जो आत्मकथा है, जीवनी है, वो सब लिखा करता था। तो उसमें ही इसकी आत्मकथा का नाम है, यानी बाबर की आत्मकथा का नाम है। तो उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसकी आत्मकथा से रिलेटेड। तो इसकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी, इसने जो लिखी थी तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, और इसे ही बाबरनामा भी कहा जाता है। तो तुजुक ए बाबरी, ये बाबरनामा जो आत्मकथा है, ये बाबर के द्वारा स्वयं लिखी गई थी, और जो स्वयं लिखी जाती है उसे ही हम आत्मकथा कहते हैं। अगर दूसरे के जीवन पर कोई दूसरा आदमी लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो बाबरनामा जो है ये किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में इसने ये जो आत्मकथा है वो लिखी थी। और अगर हम बात करें दरबारी भाषा की, मुग़ल काल की जो दरबारी भाषा रही वो रही यहाँ पर फ़ारसी। तो जो मुग़ल काल में दरबारी भाषा चलती थी वो फ़ारसी, बट जो आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। और फिर इसका अलग अलग लेखकों ने फिर अलग अलग भाषा में अनुवाद किया, जैसे फ़ारसी में इसका अनुवाद अकबर ने कराया था। फ़ारसी में इसका अनुवाद अकबर ने कराया था, किसके द्वारा? तो अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ने यहाँ पर फ़ारसी में अनुवाद किया था इस बाबरनामा का। और ये कराया किसने था? कराया था अकबर ने। और इसका यानी बाबरनामा का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। तो अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किसने किया था? वो किया था बेवरिज ने। तो बेवरिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया बाबरनामा का, और फ़ारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो ये भी बात आपको इसमें यहाँ पर
याद रखनी है। और इसकी जो दरबारी भाषा हुई थी वो फ़ारसी हुआ करती थी। और उसके अलावा इसका एक सेनापति भी था, यानी बाबर का सेनापति था मेहंदी हसन, या इसे ही मियाँ बीर बाकी, यानी मेहंदी हसन या मियाँ बीर बाकी, जो इसका सेनापति हुआ और इसने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो अयोध्या में जो आप विवाद देखते हैं बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, उसका निर्माण बाबर ने नहीं कराया था, बाबर के सेनापति ने उस बाबरी मस्जिद का निर्माण वहाँ पर कराया था। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है, जो कि सेनापति था मियाँ बीर बाकी। 1520 ईस्वी में यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था बाबर की सेनापति मियाँ बीर बाकी के द्वारा या मेहंदी हसन के द्वारा। उसके बाद कुछ अन्य कार्य भी हैं बाबर के, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसने सड़क मापने के लिए एक पैमाना भी चलाया, गज ए बाबरी एक पैमाना चलाया माप करने के लिए, सड़क मापने के लिए ये इसका एक पैमाना हुआ करता था। उसके अलावा अगर हम निर्माण कार्यों की बात करें तो इसमें कश्मीर में निसात बाग, उसके अलावा लाहौर में शालीमार बाग लाहौर में इसने निर्माण कराया। और उसके अलावा आगरा में नूरे अफ़गान बाग कहाँ पर, आगरा में, तो इसने इनका निर्माण कराया यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ इसने पहली बार, यानी अगर युद्ध में तोप खानों का जो प्रयोग किया था वो बाबर के द्वारा ही किया गया था। तो पहली बार युद्ध में तोप खानों का जो यूज किया था वो बाबर ने ही किया था। और इसी तोपों के यूज से ही इसने इस युद्ध को जीता था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और कई सारे युद्ध इसने जीते इसी बल पर, क्योंकि इसने तोप का इस्तेमाल युद्ध में किया था। और उसके अलावा एक तुगलमा युद्ध पद्धति का भी यूज करता था ये युद्ध में। तो इस पद्धति से भी इसने कई जगह जीत हासिल की और इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की। और उसके अलावा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी इसने चलाया था। तो ये इसके द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य भी हैं। अब हम देख लेते हैं इसके द्वारा लड़े गए जो भी युद्ध रहे, बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आता है पानीपत का युद्ध, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, क्योंकि पानीपत के युद्ध से ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, बाकी जो 2 युद्ध हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो ये दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई और बाबर को यहाँ पर जीत हासिल हुई। और इस पानीपत के युद्ध में जीत के साथ ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की भारत में। तो ये आपको इससे याद रखनी है कि इसके बीच में कौन कौन से युद्ध हुए। फिर होता है खानवा का युद्ध, और ये लगातार युद्ध हर साल आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो ईयर हैं ये आपको क्रम से ही मिलेंगे, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो 1527 ईस्वी में एक बार फिर खानवा का युद्ध होता है, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है खानवा में। खानवा कहाँ पर है? तो खानवा है यूपी का एक, हम कह सकते हैं यूपी का एक स्थान है खानवा, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और राणा सांगा क्या था? राणा सांगा मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, राणा सांगा और इनके बीच, और इन्होंने 80 युद्ध पहले जीत रखे थे। किसी भी युद्ध में इनको हार नहीं मिली थी राणा सांगा को। बट जब बाबर से इनका युद्ध होता है, खानवा का जो युद्ध होता है, तो यहाँ पर जीत होती है बाबर की और राणा सांगा की यहाँ पर हार होती है। और इस युद्ध में जीत के साथ ही बाबर ने गाजी की उपाधि, जो हमने आपको पीछे बताया, जो गाजी की उपाधि है वो बाबर ने खानवा के युद्ध में ही धारण की थी राणा सांगा को हराकर। और उसके बाद फिर जो अगले युद्ध हैं तो उसमें फिर युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी एक बेसिकली स्थान है मालवा का, तो मालवा में ही एक स्थान आता है चंदेरी, जहाँ पर युद्ध हुआ किसके बीच? बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। और बाबर की यहाँ पर पुनः जीत होती है और मेदिनी राय को यहाँ पर
हार झेलनी पड़ती है। और इसी युद्ध में यानी चंदेरी के युद्ध में ही बाबर ने जौहर प्रथा को भी देखा था, क्योंकि जो मेदिनी राय था ये जब हार जाता है यहाँ पर, और ऐसी राजपूताना प्रथा है कि अगर उसका शासक यानी जो भी उनका राजा होता है वो अगर हार जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो रानियाँ होती हैं वो वहाँ पर जौहर कर लेती हैं। जौहर एक प्रकार से सती प्रथा ही है, तो ये जौहर यहाँ पर कर लिया जाता है राजपूताना जो भी रानियाँ होती हैं उनके द्वारा। फिर अगला जो युद्ध आता है वो है घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 ईस्वी में, और ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था युद्ध, इसीलिए इसका नाम घाघरा का युद्ध यहाँ पर रखा गया। और ये एक ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया, यानी जल में भी स्थल में भी, क्योंकि घाघरा नदी थी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना है वो सबसे लंबी सहायक नदी है, बट जो घाघरा है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऐसे तो ये भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है, बट आपको इसको भी याद रखना है। तो ये जल और स्थल दोनों में लड़ा गया जो घाघरा का युद्ध है, और ये लड़ा गया बाबर वर्सेस अफ़गानी। तो जो अफ़गानियों की संयुक्त सेना थी, तो अफ़गानियों की संयुक्त सेना और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, लेकिन एक बार फिर से बाबर की ही यहाँ पर जीत होती है। बाबर यहाँ पर कोई भी युद्ध बाबर के द्वारा हारा नहीं जाता। भारत में उसने 5 बार आक्रमण किया और 4 युद्ध आपने अभी देखे, जिनमें सभी में बाबर की यहाँ पर जीत होती है। इसीलिए मुगल वंश को शक्तिशाली वंश भी माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो भी मुगल वंश के अच्छे शासक रहे औरंगजेब तक, उन्होंने पूरी तरीके से मुगल वंश का ही वर्चस्व भारत में रखा। तो ये जो 4 युद्ध थे ये बाबर के द्वारा लड़े गए, और चारों एक ही क्रम से। आप इनको चारों को याद रखिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड सन भी पूछा गया है कई बार, और किसके बीच में हुआ ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए 26, 27, 28 और 29, यानी 1526, 1527, 1528, 1529। 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध। तो कई सारी टिक्स से भी आपने इनको याद कर रखा होगा वैसे तो, बट आपको इनको याद रखना है क्रम से ही सभी युद्धों के बारे में। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था बाबर से रिलेटेड, और पूरी इन्फॉर्मेशन हमने बाबर से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस की। और इसके आगे के जो शासक हैं, यानी बाबर के बाद शासन आता है यहाँ पर बाबर के पुत्र हुमायूं का, तो हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम इसी प्रकार से स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर करते रहते हैं, यानी हर संडे हम वीकली करंट अफेयर्स में पूरे वीक की जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ें और अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करें। और अगर आपने अभी तक दिल्ली सल्तनत के जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, और क्रम से सभी वहाँ पर टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और साथ ही साथ हम उसी में आगे क्रम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो अच्छी तरीके से आप उनको भी पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।